सामने वाला देश बदल जाता है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का वेस्टर्न मीडिया को बैश करने का स्टाइल वो कभी नहीं बदलता है। दरअसल जयशंकर सर 2 दिन के जर्मनी दौरे के बाद वहां से डायरेक्ट स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जयशंकर सर का वहां पर एक बहुत ही भव्य इंटरव्यू हुआ। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके समेत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को भी आईना दिखाने का काम किया और बोल्ड अंदाज में वेस्टर्न देशों के दोगलेपन को जाहिर किया। दरअसल जयशंकर सर ने G7 देशों को लेकर स्टेटमेंट्स दी हैं। अब जो ये G7 ग्रुप है, इसमें अमेरिका के साथ साथ जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इटली इसके मेंबर्स हैं। ये G7 ग्रुप स्टार्टिंग में G5 था और इसका गठन 1973 में हुआ था। उसके बाद जब 2 साल के बाद 1975 में इसकी पहली मीटिंग हुई तो उसमें इटली को भी इन्वाइट किया गया और फिर ये G6 ग्रुप बन गया। 1976 वाले समिट में कनाडा को ऐड किया गया और ये G7 ग्रुप बन गया। उसके बाद 1998 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया को इसमें ऐड करके ये G8 ग्रुप बन गया था। लेकिन साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था तो उसके कारण अमेरिका और बाकी देश नाराज हो गए थे और सबने रशिया को G8 से निकालकर वापस से इस ग्रुप को G7 बना दिया। अब देखा जाए तो अमेरिका और उसके अलाइंस ने 1970s यानी कि पिछले 50-55 सालों से इस ग्रुप को कभी भी एक्सपैंड नहीं किया। उस समय जो इस ग्रुप के 6-7 देश मेंबर्स थे वही आज भी हैं। उस समय इन 7 देशों की इकॉनमी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उन्होंने एक तरह से दादागिरी करने, अपने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस गोल्स को पूरा करने और झुंड बनाकर ग्लोबल लेवल के ऊपर एक दूसरे की मदद करने के लिए ग्रुप बनाया था। और अभी भी वही 7 देश G7 का हिस्सा हैं। जबकि 1970s के बाद अब वर्ल्ड इकॉनमी में काफी सारे फेरबदलाव आ गए हैं। भारत समेत कई सारे देशों की इकॉनमी काफी मजबूत हुई है। इसी चीज को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट में भी पॉइंट आउट किया है। दरअसल ब्रिक्स संगठन से संबंधित एक सवाल के जवाब में जयशंकर सर ने कहा कि मैं हैरान होता हूं कि जब भी ब्रिक्स की बात आती है तो ये ग्लोबल नॉर्थ के देश कितने इनसिक्योर यानी कि कितने असुरक्षित हो जाते हैं, किस तरह से लोगों की स्किन के नीचे कुछ कुछ होने लगता है। अगर साइड के ऊपर G20 एग्जिस्ट कर सकता है तो क्या G7 को डिस्बैंड यानी कि भंग करके बंद कर दिया गया था? क्या G7 देशों ने अपनी मीटिंग्स करना बंद कर दिया था? इसलिए अगर G20 के साथ साथ G7 एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर G20 के साथ साथ ब्रिक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? भारत ने ब्रिक्स संगठन को इसलिए बनाया क्योंकि साइड के ऊपर एक और क्लब था जिसको G7 कहा जाता है और ये वेस्टर्न देश इस क्लब में किसी भी और देश को शामिल नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम भी जाएंगे और अपना एक खुद का क्लब बनाएंगे। और जैसे ब्रिक्स शुरू हुआ ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी देश ब्रिक्स की वैल्यू को भी जान रहे हैं। हमने ब्रिक्स को एक्सपैंड किया। पिछले साल साउथ अफ्रीका वाले ब्रिक्स समिट में नए देशों को जोड़ने का फैसला किया गया। ब्रिक्स के मेंबर्स को डबल कर दिया गया। अगले महीने रशिया की कजान सिटी में ब्रिक्स समिट होना है जिसमें हम ज्वाइन करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के कई सारे देशों में ब्रिक्स के साथ किसी भी तरह से जुड़ने का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहना था जयशंकर सर का। वैसे कई बार मैंने कमेंट्स में भारत के लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि जयशंकर सर की ओपन और बोल्ड स्टेटमेंट्स के कारण वेस्टर्न देश भारत से नाराज हो सकते हैं और हमारे रिलेशंस इन सब वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ खराब भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जयशंकर सर का ये बोल्ड अंदाज जिसमें वो वेस्टर्न देशों को बैश करते हैं, क्या उनका ये स्टाइल सही है? हाँ, ये सही तरीका है या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।